हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द डार्क रूम। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको एक ऐसे वाक़े के बारे में बताने जा रही हूँ जो कुवैत में पेश हुआ और जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये किस्सा एक मशहूर मारूफ गुलकार का है जिसका नाम नूरा है। इस वाक़े के बाद इसने अपनी पूरी ज़िंदगी बदल डाली और आज तक गाना नहीं गाया। कहानी इतनी पुरस्कार और खौफनाक है कि पूछिए ही ना। पुलिस तक को रिपोर्ट करनी पड़ी थी इस मामले में। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि आज के दौर में नूरा ने गाना बिल्कुल छोड़ दिया है। इसकी वजह आपको पूरी तफसील से समझ आ जाएगी जब मैं आपको सारा माजरा सुनाऊंगी। तो चलिए आज की अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नूरा कुवैत की रहने वाली थी और 1997 के ज़माने में अपने फ़न की वजह से काफ़ी नाम कमा चुकी थी। शादी ब्याह की महफिलों में इसे बुलाया जाता था और वो अपने साथियों के हमरा वहाँ जाकर अपनी कारकर्दगी दिखाती थी। इसका अपना एक ग्रुप था जिसमें कई लोग शामिल थे। एक शाम का जिक्र है, नूरा एक तकरीब में परफॉर्म कर रही थी। थकी हारी घर लौटी। वो सोच रही थी कि अब आराम करेगी कि अचानक घर का फ़ोन बजने लगा। इस ज़माने में तो मोबाइल फ़ोन नहीं था, लैंडलाइन ही इस्तेमाल होती थी। नूरा ने फ़ोन उठाया तो दूसरी जानब से एक आदमी की आवाज़ आई। ये शख्स बहुत ही अजीब अंदाज में अरबी बोल रहा था, ऐसी अरबी जो आजकल कोई इस्तेमाल नहीं करता। जैसे हमारे यहाँ अगर कोई बहुत पुराने तंज की उर्दू बोले तो हमें अजीब लगता है, बिल्कुल वैसे ही नूरा को भी महसूस हुआ। इसने सोचा कि शायद ये कोई बुजुर्ग आदमी होगा या फिर इसे पुरानी ज़ुबान का बहुत शौक होगा। बातचीत आगे बढ़ी। इस शख्स ने बताया कि इसकी बेटी के निकाह की तकरीब आने वाली है और वह चाहता है कि नूरा अपने पूरे ग्रुप के साथ आकर परफॉर्मेंस दे। नूरा ने अपना शेड्यूल देखा। खुशकिस्मती से जिन तारीखों का जिक्र हो रहा था वह नूरा के पास फारिग थे। इसने हामी भर दी। अब बात पैसों की हुई। जो रकम इस शख्स ने पेश की वह सुनकर नूरा की आंखें फटी की फटी रह गई। इसने अब तक जितनी भी शादियों में गाना गाया था, इन सब में जो मिला था ये सबसे 10 गुना ज़्यादा था। नूरा ने सोचा कि ज़रूर कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी होगा। इसने फौरी तौर पर मंजूरी दे दी। अब इस आदमी ने जगह का एड्रेस भेजा। ये जो जगह थी वो शहर से काफ़ी दूर वाक़या थी। तकरीबन 20 से 30 किलोमीटर का फासला था। इस शख्स ने हिदायत की कि जहाँ शहर ख़त्म होता है वहाँ एक वाटर टावर खड़ा है, आप वहाँ पहुँच जाएं। मेरा नौकर आपको लेने आ जाएगा और फिर आपको सही जगह पहुँचा देगा। नूरा ने भी सोचा कि ठीक है, कोई मसला नहीं। 2 दिन के अंदर अंदर एक लिफाफा इसके घर पहुंचा जिसमें पूरी रकम मौजूद थी, यानी सारे पैसे इसे मिल गए थे। अब अगले 2 से 3 हफ्ते नूरा और इसकी टीम ने खूब मेहनत की, गाने तैयार किए। कुछ क्लासिकी नगमे, कुछ रिवायती गीत और कुछ वो गाने जो इस वक्त बहुत मशहूर थे।
शादियों में जाने से पहले वो हमेशा ऐसी ही तैयारी करती थी। अब मैं आपको नोरा की टीम के बारे में भी बता देती हूँ। इसमें लैला शामिल थी, फिर मरियम थी जो ढोल पर धमाल मचाती थी, फातिमा और सारा बैकअप में गाना गाती थी, और असलम था जो तमाम सामान और आलात के साथ देखभाल करता था। ये सब लोग 7 बरसों से एक साथ काम कर रहे थे और इनकी टीम की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। आखिर का वो दिन आ गया। ये सारे लोग अपने सामान के साथ इस वाटर टावर की तरफ रवाना हुए जो शहर के आखिरी किनारे पर था। वहां पहुंचे तो 2 गाड़ियां खड़ी मिली। सब लोग अपने अपने सामान समेत इन गाड़ियों में सवार हो गए। गाड़ियां चलना शुरू हुई और सहरा के अंदर दाखिल होगी। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए शहर की रोशनियां पीछे धुंधलाती गई। अब चारों तरफ सिर्फ रेत और आसमान नजर आ रहा था। रात का वक्त था और चांद की हल्की सी रोशनी के अलावा कुछ नहीं था। सामने और पीछे कोई नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को देख रही थी। तकरीबन 1 घंटा गुजर गया। फिर सामने एक आदमी नजर आया जो रिवायती अरबी लिबास पहने हुए था। इसने इन्हें देखा और आने का इशारा किया, फिर अपनी गाड़ी में बैठकर आगे आगे चलने लगा। नोरा और बाकी सब इसकी गाड़ी के पीछे चलने लगे। मजीद आधा घंटा गुजरा। फिर इनके सामने एक बहुत बड़ी और शानदार हवेली नमदार हुई। इतनी बड़ी हवेली नोरा ने कुवैत में कभी नहीं देखी थी। ये दुगनी तिगनी बड़ी थी, पूरी तरह से रोशनी से जगमगा रही थी और सजावट भी लाजवाब थी। नोरा और इसके साथी बहुत हैरान हुए। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि शहर से इतने दूर सहरा के बीचों बीच इतनी खूबसूरत और बड़ी हवेली कैसे हो सकती है। सब गाड़ियों से उतरे और हवेली को देखते रह गए। नोरा ने सोचा कि चलो ड्राइवर को शुक्रिया तो अदा कर दें। वो पीछे मुड़ी, लेकिन हैरत से देखा कि कोई गाड़ी वहां नहीं थी। ना वो 3 गाड़ियां, ना कोई ड्राइवर, बस खाली सहरा। नोरा को बहुत अजीब लगा। अभी तो यहाँ थी, ये सब कहाँ चले गए। सहरा के बीच में तो कोई सड़क भी नहीं थी कि इतनी जल्दी गायब हो गई। इसी हैरानी में हवेली के दरवाजे से एक खातून बाहर आई। इसने बहुत पुराने अंदाज का रवायती लिबास पहना हुआ था। ऐसा लिबास जो अब तो बहुत कम देखने को मिलता है। इसने नोरा और इसकी टीम का इस्तकबाल किया और कहा कि चले मैं आपको अंदर ले चलती हूँ जहां आपने गाना गाना है। सब अंदर दाखिल हुए। हवेली का अंदर का मंजर भी हैरत अंगेज था। बिल्कुल किसी महल की तरह थी और सब कुछ पुराने ज़माने के तर्ज सजाया गया था, जैसे किसी ने जानबूझकर कदीम थीम रखी हो। जैसे ही ये लोग अंदर दाखिल हुए, इन्हें एक बहुत तेज़ और शदीद खुशबू महसूस हुई। इतनी तेज़ के सर चकराने लगा। सबको सर में दर्द होने लगा। जब कोई भी इत्र या खुशबू बहुत ज़्यादा मिकदार में हो तो वो परेशानी का बाहिस बन जाती है। यही हाल यहाँ था। आखिरकार वो इस जगह पहुँच गए जहाँ इन्हें परफॉर्मेंस करनी थी। यह हवेली के दरमियानी हिस्से में था और ऊपर कोई छत नहीं थी। आसमान साफ नजर आ रहा था।
तारे चमक रहे थे और चांद भी दिखाई दे रहा था। इस खातून ने इन्हें स्टेज दिखाया और बताया कि दुल्हन आधी रात को आएगी, लिहाजा आप 10:30 बजे के बाद से ही तैयारी शुरू कर दें। ये कहकर वो औरत चली गई। किसी को मौका ही नहीं मिला कि कुछ पूछ सके। अब नोरा और इसके साथियों ने सेटअप शुरू किया, सामान लगाया, आलात की जांच की और फिर अपने कपड़े बदले। इनकी परफॉर्मेंस के लिए खास लिबास था, सुर्ख रंग के कपड़े और चेहरे पर काले रंग का हिजाब। तकरीबन 10 बजे के करीब इन्होंने साउंड चेक किया, लेकिन जो हुआ वो थोड़ा अजीब था। नोरा की आवाज में बहुत ज्यादा गूंज पैदा हो रही थी। इतनी खुली जगह, लेकिन फिर भी आवाज इस तरह गूंज रही थी। नोरा ने सोचा शायद कोई मसला होगा, ज्यादा तवज्जो नहीं दी। 10:30 बज गए। अब मेहमान आना शुरू हुए, लेकिन इनका आने का अंदाज बहुत अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जादू हो। 1 सेकंड पहले जगह बिल्कुल खाली थी, अगले ही लम्हे लोगों से भर गई। किसी को आते हुए नहीं देखा गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो अचानक से वहां जाहिर हो गए हों। सबके कपड़े भी एक जैसे थे। खवातीन रवायती लिबास में थी और मर्द सफ़ेद लिबास पहने हुए थे। इनका दाखिल होने का तरीका सबसे ज़्यादा हैरानकुन था। कोई दरवाजे से निकल आया, कोई किसी पर्दे के पीछे से अचानक नमदार हो गया। ये सब क्या हो रहा था, कोई समझ नहीं पा रहा था, लेकिन माहौल में यकीनन कुछ अजीब, बहुत अजीब था। 20 मिनट में ही पूरा आंगन भर गया। तकरीबन 300 या इससे भी ज़्यादा लोग वहाँ जमा थे। नोरा ने बहुत बड़े तरीके से परफॉर्म किया था, इसीलिए इसे कोई ख़ास घबराहट नहीं हुई। इसने अपनी टीम को इशारा किया और एक रिवायती खुश आमदीदी गीत से आगाज़ किया। मेहमानों को ये गाना बहुत पसंद आया। वो अचानक से नाचने लगे, शोर मचाने लगे। जो हजूम अभी खामोश खड़ा था वो बहुत ज़्यादा तमन्नाई के साथ नाचने लगा। लेकिन कुछ तो था जो मामूल का नहीं था। नोरा को शुरू में साफ तौर पर समझ नहीं आया। इसे महसूस हो रहा था कि कुछ गड़बड़ तो है, लेकिन बिल्कुल क्या है ये पता ही नहीं चल रहा था। आहिस्ता आहिस्ता नोरा ने गौर करना शुरू किया कि लोग जिस तवानाई से नाच रहे थे वो मामूल के नहीं थे। इनकी जिस्मानी हरकतें बहुत अजीब थी, बहुत ही गैर फितरी तरीके से हिल रहे थे। और फिर सबसे डरावनी बात, ये सब एक साथ एक ही तरीके से बिल्कुल मतलब एक जैसे कोई पीछे वाला डांस कर रहा है, अगले वाला भी ऐसा ही डांस कर रहा हो। यानी मतलब एक शख्स कोई हरकत कर रहा हो तो पीछे खड़े 50-60 लोग भी बिल्कुल वैसी ही हरकत कर रहे थे। किसी की गर्दन बहुत ज़्यादा मुड़ रही थी, किसी के हाथ बहुत अजीब तरीके से हरकत कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सबको किसी ने रिमोट कंट्रोल से रखा हो। 11:30 बज गए। अब यह अजीब हरकतें इतनी बढ़ गई थी कि इन्हें नज़रअंदाज करना मुमकिन ही नहीं रहा था। ये लोग जिस तरह हरकत कर रहे थे वो इंसानी नहीं लग रहे थे। इनके सर इस तरह मुड़ रहे थे जो गैर फितरी था। वो बगैर रुके, बगैर सांस लिए, बगैर आपस में बात किए बस लगातार नाचते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इन्हें अजीब से कंट्रोल किया गया हो, जैसे कोई रस्म अदा की जा रही हो।
एक ऐसा नमूना जो बार बार दोहराया जा रहा था। कुछ मेहमान स्टेज के करीब आए, मुबारकबाद देने और टिप देने के लिए, जो शादियों में आम होता है। एक औरत नूरा के पास आई और इसके हाथ में कुछ पैसे रखे, लेकिन जब नूरा का हाथ इस औरत के हाथ से टच हुआ तो वह नूरा की सांस रुक गई। इस औरत के हाथ इतने गर्म थे, इतनी हरारत कि नूरा को लगा जैसे वो जल जाएगी। नूरा ने कोई रद्द अमल नहीं दिया, लेकिन जब इसने बगल में देखा तो इसकी बैकअप सिंगर का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। वो खौफ से जम कर रह गई थी। इसकी आंखें बड़ी हो गई थी, मुंह खुला था और हाथ कांप रहे थे जिसमें माइक था। नोरा समझ गई थी ये सिर्फ वही महसूस नहीं कर रही थी, इसके साथियों को भी ये अजीब फिजा महसूस हो रही थी। नोरा ने अपने बैकअप सिंगर को आहिस्ता से कहा, कोई रिएक्शन मत दो, बस गाना जारी रखो। ये सब लोग परफॉर्म करते रहे। रात लंबी होती जा रही थी, आधी रात हो चुकी थी। ये लोग अभी भी नाच रहे थे। नोरा और इसकी टीम गाती रही, लेकिन दुल्हन का कोई नामो निशान नहीं था। सिर्फ ये लोग बस नाचते जा रहे थे। आधी रात के बाद भी लोग वैसे ही नाच रहे थे। आम लोग इतना वक्त नहीं नाच सकते, थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, लेकिन ये लोग तो मज़ीद तेज़ी से और ज़्यादा ही तेज़ नाच रहे थे। नोरा का गला अब बहुत ज़्यादा जल चुका था। कोई भी इंसान अगर 3 से 4-5 घंटे मुसलसल गाता जाए तो इसका गला ख़राब हो जाएगा। नोरा की भी यही हालत थी, लेकिन वो रुकी नहीं, बस गाती रही। मरियम मशीन की तरह ढोल बजाई जा रही थी। इसके बाजू ऐसे बजा रहे थे जैसे कोई रिमोट हो। कोई बीट मिस नहीं हो रही थी, मगर इसका जबड़ा इतना कस चुका था कि लग रहा था कि किसी भी लम्हे टूट पड़ेगा। फिर आधी रात के थोड़े बाद, नोरा को बिल्कुल ठीक से याद नहीं कब सब कुछ बदल गया। नोरा गा रही थी, सब परफॉर्म कर रहे थे, तभी अचानक हर तरफ धुआं सा छा गया। नोरा ने सोचा शायद कहीं पटाखे जलाए जा रहे हैं या आतिशबाजी हो रही हो। आमतौर पर ऐसा होता है, लेकिन जब धुआं हटा तो नोरा ने जो देखा, इससे इसके होश उड़ गए। इन मेहमानों की टांगें अब इंसानी नहीं रही थी। नीचे से वो बिल्कुल अलग थी, जैसे अजीब सा, जैसे घोड़े की जैसे खुरे जिसमें होते हैं, जैसे उनकी अजीब सी हड्डी टाइप होती है, जैसे काली खुश्क सख्त, बिल्कुल बकरी या भेड़ के पाँव की तरह। और वो जंगली अंदाज में नाचे जा रहे थे। जब वो हाथ उठाते तो इनकी उंगलियां गैर फितरी तौर पर लंबी हो जाती, बहुत लंबी उंगलियां, और इन पर बहुत तेज नाखून जो सींगों जैसे लग रहे थे। और सबसे ज़्यादा खौफनाक बात, इनके चेहरे अभी भी इंसानों जैसे थे। इंसानी चेहरे, इंसानी मुस्कुराहट, इंसानी आंखें, लेकिन जिस्म आहिस्ता आहिस्ता किसी और चीज़ में तब्दील हो रहा था। सारा की आवाज़ इसी लम्हे टूट गई। ये सब देखकर वो गाना तो दूर की बात, सांस भी रोककर खड़ी हो गई। वो बस वहीं जमकर खड़ी हो गई, मुंह खुला, आंखों में हास दहशत भरी हुई थी। साउंड बोर्ड पर हसन का चेहरा भी सफ़ेद हो चुका था। लग रहा था कि वह किसी भी लम्हे बेहोश हो जाएगा। अब सिर्फ नोरा, लैला, मरियम और फातिमा ही परफॉर्म कर रही थी।
वो भी सिर्फ इसीलिए कि इनके जिस्म को आदत पड़ चुकी थी। दिमाग तो खौफ से हाली हो चुका था, लेकिन जिस्म अभी भी रूटीन फॉलो कर रहा था। अब वहाँ मेहमान नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही थी। नीचे जो लोग थे इन्हें कोई परवाह नहीं थी कि ऊपर स्टेज पर लोग थक चुके हैं, ये डर रहे हैं। वो तो और तेज़ी से नाचने लगे। इनकी हरकतें और भी वाज़िह तौर पर गैर इंसानी हो रही थी। नोरा गाती रही, इसकी आवाज़ बैठने लगी, आंसू उसके चेहरे पर बहने लगे जो उसके मेकअप को ख़राब कर रहे थे। बाकी सब भी किसी तरह आलात बजाते रहे, जैसे इनकी हिम्मत सिर्फ एक बारीक धागे से लटक रही हो। वक्त का कोई एहसास बाकी नहीं रहा था। हर गाना घंटों लंबा महसूस हो रहा था। नोरा की दुनिया बस यही थी, अगली सांस, अगला लम्हा, बस यही कि वो बेहोश ना हो जाए या चीख ना मारे। फिर रात के 3 बजे घड़ी से पता चला। अचानक हवेली की सारी लाइट्स एक साथ बुझ गई। मुकम्मल अंधेरा छा गया, इतना अंधेरा कि अपना हाथ भी नज़र नहीं आ रहा था। वहाँ कोई सड़क की बत्ती नहीं थी, कोई रोशनी नहीं थी। चांद की रोशनी भी बहुत कम थी। नोरा को अपना हाथ अपने चेहरे के सामने भी नज़र नहीं आ रहा था। गाना नहीं रुका, बस अचानक ख़त्म हो गया। मुकम्मल खामोशी छा गई। जो लोग नाच रहे थे, इनके सांसों की आवाज़ भी इन्हें नहीं आ रही थी, ना कोई बोलने की आवाज़। सिर्फ कपड़ों की ससराहट सुनाई दे रही थी। जब कोई हरकत करता तो कपड़ों की आवाज़ आती, बस वही आवाज़ पूरे अंधेरे में गूंज रही थी। लैला की आवाज़ खामोशी को चीरती हुई गूंजी कि जल्दी चलो, जल्दी करो, ये फौरी तौर पर कहीं से निकलना है। ये सुनते ही सब भागने लगे। इन्होंने सारी चीज़ें वहीं छोड़ दी, साउंड सिस्टम, आलात, सब कुछ बस अंधेरे में भागने लगे। नोरा की एड़ी कलीन में फंस गई। इसने अपने जूते उतार फेंके और नंगे पांव भागने लगी। ये महल इतना बड़ा था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक कमरे से दूसरे कमरे में, फिर तीसरे में, इतने सारे कमरे थे जिनका कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन ये रुके नहीं, बस भागते रहे। आखिरकार ये हवेली से बाहर निकल आए। वो सहरा जो पहले खौफनाक लग रहा था, अब आज़ादी की अलामत था। खुली जगह, तारों भरा आसमान और दूर कवैत शहर की रोशनियां जो घर की सिमत बता रही थी। ये कांपते हुए अपनी गाड़ियों की तलाश में भागे, और हैरत की बात कि वही 2 गाड़ियां वहां खड़ी थी जिनमें ये आए थे। ड्राइवर भी मौजूद थे। मतलब कि जब ये अपने घर से वाटर टावर की तरफ अपनी गाड़ी में आए थे, उसके बाद इनको लेने के लिए वो जो उनकी जन्नात की टोली थी, गाड़ियाँ लेकर आई थी, ये उसमें ये थे। जो उनकी गाड़ी यहाँ रुकी थी ना, वो वहीं मौजूद थी। ये सब फौरी तौर पर गाड़ियों में बैठे। ड्राइवर को कहा कि जल्दी वाटर टावर तक ले चलो। ड्राइवर ने गाड़ियाँ चलाई और इन्हें वापस ले गए। जब नोरा और इसके साथियों को शहर की रोशनियाँ और लोग नज़र आने लगे तो इन्हें तसल्ली हुई कि कम से कम शहर में तो कोई है, शहर में तो आ गए। शहर में दाखिल होने तक इन्होंने पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा, एक दम भी नहीं रुके। जब शहर के बैरूनी हिस्से में एक पेट्रोल पंप पर पहुंचे तो वहाँ थोड़ा रुके। अब तक सोच, पता नहीं आज मुझे रिकॉर्डिंग करने में क्या हो रहा है। अब तक सूरज निकल चुका था और रोशनी थी जिसने इन्हें थोड़ी हिम्मत दी। नोरा और इसके साथी एक दूसरे को देख रहे थे। सब बहुत थके हुए थे, बहुत खौफज़दा थे। सबकी आंखों में खौफ साफ नज़र आ रहा था।
जैसे इन्होंने मौत को देखा हो, और इनमें से कोई भी एक दूसरे के से ये इस बारे में बात ही नहीं कर रहा था। सब खामोश थे। अगले दिन नोरा पुलिस स्टेशन गई। इसने पूरी रिपोर्ट दी कि कैसे इसे बुलाया गया, वहाँ क्या हुआ, कितने लोग थे। पुलिस ने गौर से सुना। नोरा ने वो मकाम भी बताया जहाँ हवेली थी। एक पुलिस अफसर नोरा के साथ वहाँ गया। वाटर टावर तो मौजूद था, लेकिन जब आगे सहरा में गए तो वहाँ कोई हवेली नहीं थे, कुछ भी नहीं था। रेत में गाड़ियों के निशान तो थे, लेकिन जहाँ हवेली होनी चाहिए थी वहाँ कुछ नहीं था। पुलिस अफसर ने नोरा से कहा, शायद किसी ने आपके साथ कोई मजाक किया हो, या फिर आप थकावट की वजह से कंफ्यूज हो गई हो। नोरा को वाज़िह तौर पर मालूम था कि नहीं, ये कोई मजाक या थकावट नहीं थी। कल रात जो हुआ वो बिल्कुल हकीकत था, और इसे सिर्फ नोरा ने नहीं, इसकी पूरी टीम ने देखा था। लेकिन जब सामने कुछ नहीं था तो सबूत क्या दिया जाए। नोरा ने पुलिस अफसर से वापस जाने को कहा। नोरा घर आ गई। अगले दिन वो लाइब्रेरी की तहकीक करने के लिए कई किताबों को के बाद इसने एक मजमून मिला जिसमें लिखा था कि इस सहरा में एक हवेली थी, एक बहुत बड़ा महल था, लेकिन 1987 में आखिरी बार इस्तेमाल हुआ, फिर वो वीरान हो गया और बाद में इसे ख़त्म कर दिया गया। नोरा ने अगले कुछ हफ्तों तक इस शख्स से रब्ता करने की कोशिश की जिसने इसे हायर किया था। बार बार कॉल की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जिस कोरियर कंपनी से पैसे भेजे गए थे, इनके पास भी कोई रिकॉर्ड नहीं था, जैसे ये सब कभी हुआ ही ना। नोरा ने इस वाक़े के बाद कभी किसी शादी में परफॉर्म नहीं किया, बल्कि इसने गाना ही छोड़ दिया। वो 35 साल की थी और अपने करियर के अरूज पर। लोग पूछते कि तुम क्यों नहीं गा रही, तो वो बहाने बना लेती। कभी कहती घर को वक्त देना है, कभी कहती बहुत मसरूफ़ हूँ। जो लोग इसे करीब से जानते थे वह समझ गए थे कुछ ज़रूर हुआ है, वरना गाना छोड़ने की तो कोई वजह ही नहीं थी। ये कहानी आखिर में फैल ही गई। कुवैत एक छोटा सा मुल्क है, लोग बातें करते। आहिस्ता आहिस्ता ये किस्सा हर तरफ फैल गया। हर बार इसे बढ़ा चढ़ाकर बयान किया जाने लगा। कुछ ने कहा नोरा को भूत दिखे, कुछ ने कहा वो तवज्जो हासिल करने के लिए झूठ बोल रही है। लेकिन जो नोरा को जानते थे वो जानते थे कि इसे तवज्जो की ज़रूरत नहीं थी। वो पहले ही बहुत मशहूर थी, तो फिर झूठ क्यों बोलती। यही है नोरा की कहानी। ये कहानी कुवैत में बहुत मशहूर है और अब पूरी दुनिया में फैल रही है। तो आप क्या सोचते हैं, नोरा की ये कहानी सच्ची थी या फिर वाकई इसने कोई तवज्जो के लिए झूठ बोला था? आपकी राय क्या है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जाने से पहले मैं फिर बोलूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज की स्टोरी रिकॉर्ड करने में मुझे बहुत ज़्यादा मसला हो रहा था, बोलने में बहुत ज़्यादा वो हो रहा था। अगर कोई गलती होगी, कुछ भी होगा, सॉरी, माफ़ कर देना। और हाँ, इंशाल्लाह मैं आपके लिए ज़बरदस्त हॉरर स्टोरी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपनी ढेर सारी दुआ मुझे याद रखिएगा। और आप लोगों ने मुझे कमेंट में कुछ भी बोलना है, कुछ भी अपने मुतालिक बताना है, तो मैं आपकी हर कमेंट का जवाब दूँगी। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। अपनी ढेर सारी दुआओं में जी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।